दोस्तों, आज हम जिस सीरीज को आपके सामने लेकर आए हैं उसमें एक सीनियर डिटेक्टिव रूमी अपने तेज दिमाग और चतुर बुद्धि के लिए पूरे डिपार्टमेंट में मशहूर होता है, जो अपनी इंट्यूशन और दमदार लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के जरिए कई रहस्यमयी केसेस को एक के बाद एक सुलझा देता है। लेकिन तभी अचानक एक एक्सीडेंट में वो अंधा हो जाता है। अब हालांकि ईश्वर ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन बदले में उसे एक अजीब अलौकिक शक्ति प्रदान कर दी, जिसके जरिए वो हर रात एक भयानक सपना देखता है और उन्हीं सपनों से क्लू लेकर शहर को हिला देने वाले एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लेता है। तो दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग और खतरनाक थ्रिलर सीरीज का नाम है रूमी, जिसे आप होइचोई प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हमें रूमी के बारे में पता चलता है, जिसका पूरा नाम खोंदकार रूमी है, जो मशहूर कवि और दार्शनिक जलालुद्दीन रूमी का बड़ा फैन है। रूमी का मानना था कि हर समस्या का हल कविताओं में छुपा होता है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। दरअसल रूमी की माँ नौकरी के सिलसिले में विदेश में रहती थी, जहाँ उनकी मुलाकात एक भारतीय व्यक्ति से हुई और दोनों ने शादी कर ली। इसी शादी के बाद रूमी का जन्म हुआ, लेकिन 2 साल बाद ही उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद रूमी अपनी माँ और नानी के साथ बड़ा हुआ। 1 साल पहले उसकी माँ छत से गिरकर चल बसी। कुछ लोगों ने इसे हादसा माना तो कुछ ने आत्महत्या, मगर रूमी को पूरा यकीन था कि उसकी माँ की हत्या की गई थी। इस मामले की जांच 3 अलग अलग टीमों ने की, लेकिन हत्या साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। रूमी अक्सर अपने सपनों में अपनी माँ को छत से गिरते हुए देखता था। रूमी ने अपनी माँ की आवाज को रिकॉर्ड करके टेप में रखा हुआ था और खाली समय में वो इसे सुनता रहता था। रूमी के केस सुलझाने का तरीका भी सबसे अलग था, जिसमें हमें एक केस के बारे में बताया जाता है, जो गंडारिया के मशहूर व्यापारी मतिन के पोते इशफाक के अपहरण और हत्या का मामला था। दरअसल मतिन अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रहे थे, लेकिन अचानक 5 साल का इशफाक उनके शानदार बंगले से लापता हो गया। अगले दिन किडनैपर्स की ओर से उन्हें 5 करोड़ की फिरौती की मांग के साथ एक लेटर मिला। अब लेटर मिलते ही मतिन साहब बिना पुलिस को बताए पैसे जुटाने में लग गए, मगर फिरौती की रकम देने से 1 दिन पहले ही उनके पोते का शव बूढ़ीगंगा नदी से बरामद हुआ। यहाँ सीआईबी अधिकारी आर्यन को शक था कि घर की नौकरानी सालेहा और दरबान मिलन इसमें शामिल हैं। मिलन तो पकड़ा गया, लेकिन सालेहा डरकर भाग गई। वहीं पुलिस मीटिंग में सीआईबी अधिकारी आर्यन ने अपनी थ्योरी रखी, लेकिन रूमी इससे सहमत नहीं था। उसे लगा कि हत्या घर के ही किसी सदस्य ने की है। उसी वक्त रूमी के दिमाग में जलालुद्दीन रूमी की एक कविता घूम रही थी, जिसमें कवि दरवाजे पर दस्तक सुनता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। फिर उसे एहसास होता है कि दरअसल कोई अंदर से ही दरवाजा खटखटा रहा है। इसी आधार पर रूमी ने सीआईबी डायरेक्टर से पूरे परिवार से पूछताछ करने की परमिशन मांगी, लेकिन आर्यन ने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि फिरौती की लेटर की हैंडराइटिंग फैमिली के किसी भी मेंबर की राइटिंग से मैच नहीं करती। सिर्फ एक कविता के आधार पर केस की दिशा बदलना ये कोई तुक नहीं है। लेकिन डायरेक्टर को रूमी की काबिलियत पर भरोसा था, इसलिए रूमी को पूछताछ की परमिशन मिल गई। इधर रूमी का पूछताछ करने का तरीका भी अनोखा था। वो जब भी किसी से पूछताछ करता तो बाद में उसे चाय की दुकान पर ले जाता। उसका मानना था कि इंक्वायरी रूम में लोग घबराए रहते हैं, मगर चाय के माहौल में वो बड़े ही बेफिक्र होकर बातें करते हैं, जिससे सच सामने आने की संभावना बढ़ जाती है। इसी दौरान रूमी ने एक और तरकीब लगाई। उसने चाय का बिल चुकाने के लिए सभी से कहा कि वो अपना बिल खुद पे करें। ज्यादातर लोगों ने राइट हैंड से पर्स निकाला और वापस उसी जेब में रखा, लेकिन मतिन साहब के बीच वाले बेटे ने राइट हैंड से पर्स निकाला और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट जेब में रख लिया। इससे साबित हुआ कि वो दोनों हाथों से काम कर सकता था। रूमी को शक हुआ कि फिरौती का लेटर उसने अपने लेफ्ट हैंड से लिखा होगा, इसीलिए उसकी राइटिंग बाकी परिवार वालों से अलग थी। जब पुलिस ने उस पर दबाव डाला तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि वो ऑनलाइन जुए के कर्ज में डूब चुका था और फिरौती के लिए उसने अपने ही भतीजे का अपहरण कर लिया था। लेकिन जब बच्चा रोने लगा तो घबराहट में उसने उसका मुंह दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रूमी की इस अनोखी जांच पर सभी ने उसकी तारीफ की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आर्यन इससे खुश नहीं था। उसका मानना था कि ये सब सिर्फ एक तुक्का है। अगर रूमी के पास सच में कोई अलौकिक शक्ति होती तो वो अपनी माँ की हत्या का रहस्य क्यों नहीं सुलझा पाया। यहाँ आर्यन और रूमी के बीच टकराव बढ़ने ही वाला था कि तभी पता चला कि आर्यन के खिलाफ एक जांच चल रही है, क्योंकि कुछ साल पहले उसने एक अपराधी को रिमांड पर लेकर इतना मारा
कि उसकी मौत हो गई और इस घटना का मुख्य गवाह खुद रूमी था और उसकी गवाही से ही आर्यन का भविष्य तय होने वाला था। इसी कारण दोनों के बीच हमेशा एक अजीब तनाव बना रहता था। अब प्रेजेंट में एक रात रूमी को अपनी कार की विंडशील्ड पर एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा था कि अगर तुम अपनी माँ की हत्या का सच जानना चाहते हो तो इस पते पर आओ। रूमी वहाँ पहुँचा, लेकिन तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। इसके बाद उसे अजीबोगरीब सपने आने लगे और इन्हीं सपनों के कारण वो 21 वर्ष की प्रसिद्ध डांसर नेहा अख्तर की हत्या के मामले में फंस गया। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक चाय के कप पर एक फिंगरप्रिंट मिला जो कि एक जाने माने राजनीतिक नेता बशीर अख्तर का था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ये खुलासा हुआ कि बशीर अख्तर का संबंध रूमी की मां की हत्या से भी हो सकता है। अब सवाल ये था कि क्या रूमी अपनी असाधारण क्षमताओं के बल पर इस रहस्य को सुलझा पाएगा। वहीं जब पुलिस बशीर को गिरफ्तार करने निकली तो उसे पहले ही इसकी भनक लग गई और वो फरार हो गया। भागते समय वो अपने साथ कई लैपटॉप ले गया, मगर जल्दबाजी में एक लैपटॉप घर पर ही छूट गया जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। बशीर एक घने जंगल के बीच बने एक बंगले में जाकर छुप गया। उधर रूमी के एक्सीडेंट के केस की जांच आर्यन को सौंप दी गई। आर्यन इस बात को साबित करने में लगा था कि रूमी नशे में था जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ। अंधा हो जाने के कारण विभाग ने रूमी को जबरन रिटायर करके उसका फेयरवेल रख दिया। यहाँ सभी ने उसे अंधे होने पर यूज होने वाली चीजें गिफ्ट की, लेकिन आर्यन ने उसका मजाक उड़ाने के लिए तोहफे में उसे एक अंधे जासूस की गुड़िया दे दी। यहाँ रूमी ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए वो गुड़िया ले ली और चुपचाप नौकरी से अलग हो गया। लेकिन उसकी रहस्यमयी दृष्टि अभी बंद नहीं हुई थी। अभी भी उसे कुछ अजीब से सपने आते रहते थे जो हमेशा उसे कुछ बताने की कोशिश करते थे। इस बार उसने सपना देखा कि वो अपनी नानी के घर पर गया हुआ है, लेकिन उस घर का नाम उनकी नानी आयशा के नाम पर नहीं था, बल्कि स्निग्धा नाम की किसी और महिला के नाम पर था। अंदर जाकर उसे कई तस्वीरें टंगी हुई दिखती हैं, लेकिन वो सभी अजीब तरीके से बिखरी हुई लग रही थी। यहाँ रूमी उन तस्वीरों में से किसी को पहचान नहीं पाता और तभी अचानक कमरे में गैस भरने लगती है और रूमी बेहोश हो जाता है। अब इस सपने के बारे में वो ऐशा को बताता है। ऐशा को लगता है कि ये कोई नशीली गैस हो सकती है। उसने सोनिया से पूछा कि क्या नेहा ड्रग एडिक्ट थी। आखिरकार सोनिया ने स्वीकार किया कि जब नेहा यूनिवर्सिटी गई थी तो वो नशे की लत में पड़ गई थी। उसे ये बात अपने दोस्त अर्णव से पता चली। नेहा का एक बॉयफ्रेंड था सजीव, जो असल में एक ड्रग सप्लायर था। ऐशा अर्णव से मिलने गई। अर्णव नेहा का बहुत अच्छा दोस्त था। यूनिवर्सिटी में जब सीनियर लड़कों ने अर्णव को रैगिंग के लिए घेर लिया था तब नेहा ने उसे बचाया था। इसी के बाद से अर्णव को नेहा पसंद आने लगी, लेकिन नेहा ने उसे हमेशा दोस्त ही समझा। इस बीच रूमी ने तारिकुल के साथ अपनी माँ की नोटबुक में सेव किए गए सभी नंबरों पर कॉल किया। रूमी की माँ ने उसके पिता से तलाक के बाद अपने रिश्तेदारों से दूरी बना ली थी। फोन करने पर रूमी को पता चला कि उसके कई रिश्तेदार अब इस दुनिया में नहीं हैं और जो बचे हैं वो उसकी माँ को जानते तो थे मगर रूमी को नहीं पहचानते थे। इनमें से एक महिला नीला उसकी माँ की भारतीय दोस्त थी। नीला का बेटा रूमी को पहचान गया। नीला आंटी इस समय अमेरिका में थी। उन्होंने वादा किया कि भारत लौटने पर वो रूमी से मिलेंगी। हालांकि नौकरी छोड़ने के बावजूद रूमी ने अपनी जांच जारी रखी। वो तारिकुल के साथ बशीर अख्तर के राजनीतिक कार्यालय पहुंचा। वहां मौजूद लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए उसने उनकी भाषा और बोली में बातचीत की। वो अच्छे से जानता था कि अपनी आम भाषा में लोग ज्यादा कंफर्टेबल होकर बात करते हैं और इसी बात का फायदा रूमी ने उठाया। यहाँ गार्ड से उसने पता लगाया कि नेहा अक्सर किसी लड़के के साथ छोटे कपड़े पहनकर बशीर के कमरे में जाती थी। इस बीच जैसे ही रूमी घर से बाहर गया तो एक अजनबी चोरी छुपे उसके कमरे में दाखिल हुआ और शराब की बोतलों में कुछ मिला दिया। घर लौटते ही रूमी विस्की लेकर बैठा, लेकिन जैसे ही वो पीने वाला था तो उसे कुछ शक हुआ और उसने तुरंत गिलास तोड़ दिया। बाद में उसने उन बोतलों को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा। रिपोर्ट में पता चला कि सभी शराब की बोतलों में साइनाइड मिला हुआ था। हालांकि इससे गंध में कोई बदलाव नहीं आया था, मगर रंग हल्का बदल गया था। उदाहरण के लिए विस्की का रंग हल्के भूरे से गहरे भूरे रंग में बदल गया था। लेकिन अंधा होने के बावजूद रूमी ने इसे कैसे पहचाना, ये भी अपने आप में एक रहस्य था। दूसरी ओर बशीर अख्तर बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति था। जब सीआईबी ने उसका जब्त किया हुआ लैपटॉप अनलॉक किया तो उन्होंने पाया कि वो अश्लील वीडियो बनाने के कारोबार से जुड़ा हुआ था।
यहाँ तक कि उसके लैपटॉप में उसकी भतीजी नेहा और उसके बॉयफ्रेंड सजीव के भी निजी वीडियो मिले। इस खुलासे के बाद पुलिस ने सजीव को भी अपनी लिस्ट में डाल दिया। हालांकि नेहा की मौत के बाद सजीव गांव भाग गया था। विस्की में साइनाइड मिलाने की घटना के बाद सीआईबी ने रूमी के घर की सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में पुलिस तैनात करने का फैसला किया। लेकिन ऐशा और रूमी के बीच संपर्क को लेकर आर्यन खुश नहीं था। रूमी को अब आर्यन और ऐशा के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर डरावने सपने आने लगे। उसने इन सपनों की तुलना नेहा और सजीव के रिश्तों से की और सोचा कि कहीं ऐशा ने अर्णव को धोखा देकर सजीव के साथ कोई रिश्ता तो नहीं बनाया। अर्णव से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने नेहा को पढ़ाई और बाकी चीजों में हमेशा मदद की थी, लेकिन नेहा हमेशा सजीव के साथ ही जुड़ी रही। वो दोनों साथ में नशा करते और घूमते थे। अर्णव ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नेहा की वजह से उल्टा उसे सजीव से मार खानी पड़ी। इधर रूमी और तारिकुल एक व्यक्ति मोजीवर से मिलने जाते हैं, जो वास्तव में महिलाओं की तस्करी करने वाला था। उससे सख्ती से पूछताछ करने पर बशीर के बारे में और जानकारियां मिली। बशीर का एक बड़ा अश्लील फिल्म उद्योग था। वो शहर की जरूरतमंद लड़कियों को लालच देकर अपने गांव ले जाता, वहां उनका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करता और सीडी के रूप में बेचकर पैसे कमाता। यहाँ सोनिया को ऐशा से पता चलता है कि नेहा नशे की लत में डूब चुकी थी। ये जानने के बाद सोनिया ने नेहा का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। पैसे की जरूरत पड़ने पर नेहा ने अपने चाचा बशीर से मुलाकात की। बशीर ने उसे और सजीव को अश्लील वीडियो बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसके बदले में उन्हें मोटी रकम मिलने वाली थी। नेहा मान तो गई, लेकिन उसने शर्त रखी कि उनके वीडियो को अपने देश की वेबसाइट से ब्लॉक रखा जाए। बशीर ने वादा किया, लेकिन बाद में उसने नेहा को उसका पूरा पैसा नहीं दिया। बशीर चाहता था कि नेहा और वीडियो बनाए, लेकिन जब उसने इनकार किया तो बशीर ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब अपनी बेटी के अश्लील वीडियो के बारे में सुनकर सोनिया बीमार पड़ गई। इधर आर्यन ने पुलिस को रूमी के घर से हटा दिया और उन्हें सजीव को पकड़ने के लिए उसके गांव भेजा, लेकिन वो वहां नहीं मिला। पुलिस हट जाने के बाद काले हुडी वाला वो आदमी फिर से रूमी के घर में घुस गया। बारिश वाली रात में तारिकुल ने उसे देख लिया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ने तारिकुल को पहचान लिया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसी समय रूमी ने एक नया सपना देखा, जिसमें उसने अपनी माँ के कुत्ते को एक बच्चे की लाश खाते हुए देखा। डर से उसकी नींद खुल गई। जब उसने तारिकुल को कई बार पुकारा और कोई जवाब नहीं मिला तो उसे अनहोनी का अंदेशा हुआ। बाद में पुलिस आई और देखा कि तारिकुल की हत्या हो चुकी है। वहीं नेहा के पिता ने अपनी सारी संपत्ति नेहा के नाम कर दी थी। सोनिया के थोड़ा फिट हो जाने के बाद उसने वो पूरी संपत्ति एक एनजीओ को दान कर दी। इधर तारिकुल की मौत के बाद ऐशा ने पुलिस हटाने के लिए आर्यन को दोषी ठहराया, क्योंकि वो जानता था कि कोई रूमी को मारने की कोशिश कर रहा है। फिर भी उसने सुरक्षा हटवा दी। बहस के दौरान ऐशा ने गुस्से में आर्यन के चेहरे पर थूक दिया और वो वहाँ से चली गई। इधर जंगल के उस बंगले में जहाँ बशीर छुपा हुआ था, वहाँ कोई उससे मिलने पहुँचता है। बशीर की बातों से पता चलता है कि वो व्यक्ति उसका कोई मिलने वाला है। दूसरी तरफ अर्णव के घर देर रात एक और आदमी आता है। जब उसने अपना चेहरा दिखाया तो पता चला कि वो सजीव था। अर्णव, जिसने हमेशा सजीव से नफरत की थी, वही उसे अपने घर में शरण दे देता है। बाद में अर्णव और सजीव चुपके से बशीर के घर जाते हैं, जो जंगल के बीचों बीच था। ये वही जगह थी जहां बशीर वीडियो शूट करता था और छुपता था। वो बशीर से नेहा की हत्या के बारे में जवाब मांगने गए थे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कोई पहले से ही बशीर को पानी में डुबोकर मार चुका था। इधर ऐशा ने एक अजीब बात पर ध्यान दिया। रूमी ने एक बार कहा था कि उसने सपने में खुद को एक ऐसे कमरे में कैद देखा जहां अनजान लोगों की तस्वीरें लगी थी। अब वही दृश्य उसने एक फिल्म में देखा। ये बिल्कुल अनबिलीवेबल चीज थी कि रूमी का सपना और फिल्म का सीन एकदम मेल खा जाए। साथ ही साइनाइड मिली विस्की के रंग में बदलाव को समझ जाना ये भी महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। रूमी ने इन सभी घटनाओं को अपनी इंट्यूशन पावर बताया, यानी सपनों के जरिए उसे कुछ संकेत मिलते थे। सीआईबी ने केस को बंद करने का फैसला किया, क्योंकि उनका मुख्य संदिग्ध बशीर अख्तर मारा जा चुका था। लेकिन रूमी ने लास्ट टाइम सोनिया से बात करने की इच्छा जताई। इस बार उसे पता चला कि नेहा को बचपन में पैरालाइटिक पोलियो हुआ था, जिससे उसका निचला शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया। सोनिया ने 12 साल तक उसका इलाज अमेरिका में करवाया और फिर उसे वापस ले आई। अब रूमी को एक नई बात पर शक हुआ कि पोलियो तो व्यक्ति को जीवन भर अपंग बना देता है, लेकिन नेहा तो क्लासिकल डांस कर सकती थी। इसका मतलब नेहा वास्तव में सोनिया की असली बेटी नहीं थी।
रूमी को याद आया कि उसने अपने सपने में एक घर के सामने स्निग्धा लिखा हुआ देखा था। उसे लगने लगा कि नेहा की असली माँ का नाम शायद स्निग्धा था। उसने सोनिया से नेहा की बचपन की तस्वीरें मांगी, लेकिन सोनिया के पास केवल 5 साल की उम्र के बाद की तस्वीरें थी। इससे ये साफ हो गया कि नेहा वास्तव में सोनिया की गोद ली हुई संतान थी। इस बीच बशीर के बंगले से भागते समय सजीव और अर्नब हाईवे पुलिस के हाथों पकड़े गए। पुलिस ने सजीव पर जब दबाव डाला तो उसने कबूल कर लिया कि उसने पैसों के लिए अश्लील वीडियो बनाए थे, लेकिन बशीर ने शूटिंग के बाद से नेहा को लगातार टॉर्चर किया था। नेहा की मौत के बाद सजीव नशे में डूब गया और बीमार पड़ गया। तब उसने अर्नब को बशीर के बारे में बताया। क्योंकि अर्नब नेहा से प्यार करता था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए सजीव का साथ दिया। लेकिन अर्नब की कोई व्यक्तिगत गलती नहीं थी, वो सिर्फ नेहा की हत्या का बदला लेना चाहता था। अब रूमी नेहा की असली पहचान खोजने के लिए मयमनसिंह पहुंचा, जहां सोनिया का घर था। यहाँ एक पुरानी आया से एक पुराने ईद के एल्बम का पता चलता है, जिसमें स्निग्धा आलम और उसकी बेटी की एक तस्वीर मिलती है। वही बेटी जिसे 5 साल की उम्र में अपनाकर नेहा के नाम से बड़ा किया था। अब सवाल ये उठता है कि यदि गोद ली गई बच्ची को नेहा के रूप में बड़ा किया गया था, तो असली नेहा जिसे सोनिया ने जन्म दिया था वो कहाँ गई? सोनिया को थाने लाया जाता है और पूछताछ करने के बाद वो सब कुछ कबूल कर लेती है। असल में पैसों के लिए उसने अपने से 30 साल बड़े फेमस बिजनेसमैन रशीद अख्तर से शादी कर ली थी। शादी के तुरंत बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, ताकि अपने बच्चे के जरिए वो रशीद अख्तर की विशाल संपत्ति पर अधिकार जमा सके। लेकिन उसकी असली बेटी नेहा जन्म से ही पैरालिटिक पोलियो से ग्रस्त थी, जिसे सोनिया बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। पहले से ही बूढ़े पति और फिर अपंग बच्ची की जिम्मेदारी से तंग आकर और सोनिया के व्यवहार को देखते हुए रशीद साहब ने अपनी पूरी संपत्ति नेहा के नाम कर दी। लेकिन शर्त ये थी कि जब तक नेहा 21 साल की नहीं हो जाती, तब तक उसकी गार्जियन सोनिया ही रहेगी। अगर नेहा 21 साल से पहले मर जाती तो पूरी संपत्ति अनाथालय को दान कर दी जाती। कुछ ही दिनों बाद रशीद साहब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नेहा की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टरों ने सोनिया को बताया था कि नेहा कभी भी मर सकती है। तब सोनिया ने सोचा कि अगर नेहा अभी मर जाती तो पूरी संपत्ति अनाथालय को चली जाती। इसलिए उसने चुपके से असली नेहा को पानी में डुबोकर मार दिया और उसके शव को घर के पीछे दफना दिया। फिर वो गुप्त रूप से मयमनसिंह गई और नकली नेहा को उसकी माँ से खरीद कर ले आई। नकली नेहा के नाम पर पासपोर्ट बनवाकर उसे इलाज के बहाने अमेरिका ले गई। 12 साल बाद वो नकली नेहा को लेकर वापस लौटी, ताकि इतने सालों बाद कोई उसकी पहचान को याद ना रख सके। सोनिया की प्लानिंग थी कि 21 साल की होने पर नेहा जब सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेगी, तब वो उसके नाम से संपत्ति ट्रांसफर करवा लेगी। लेकिन नकली नेहा नशे की आदी हो गई और उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ने लगी। उसने अपनी माँ की बात मानकर संपत्ति ट्रांसफर करने से मना कर दिया। इस बीच सोनिया अपने देवर बशीर के साथ संबंध बना चुकी थी। सोनिया ने नेहा के सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करवा दिया, जिससे वो पैसों के लिए बशीर के पास जाने लगी। बशीर ने उसे गंदी फिल्मों में काम करने के लिए मैनिपुलेट किया, ताकि बाद में उसे ब्लैकमेल करके संपत्ति हासिल की जा सके। लेकिन नेहा नशे में इतनी डूब चुकी थी कि उसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी। जब नेहा के 21 साल के होने में केवल 2 दिन बचे थे, तब सोनिया ने उसके घर जाकर कॉफी में दवा मिलाकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे डुबोकर मार डाला। जिस संपत्ति के लिए उसने 16 साल पहले अपनी असली बेटी को मार दिया था, उसी संपत्ति के लिए नकली नेहा को मारना उसके लिए ज्यादा कठिन नहीं था, बल्कि उसने बशीर के इस्तेमाल किए गए एक कप को वहीं छोड़ दिया, ताकि पुलिस को उसका फिंगरप्रिंट मिले और शक बशीर पर जाए। सोनिया जानती थी कि 21 साल से पहले नेहा की मौत होने पर सारी संपत्ति अनाथालय को दान हो जाएगी, इसलिए उसने पहले से ही उस अनाथालय को खरीद लिया था, ताकि दान की गई संपत्ति भी उसी के पास बनी रहे। शायद सोनिया बच भी जाती, लेकिन जब नेहा की असली पहचान सामने आई तो वो इस मामले में पूरी तरह से फंस गई। दोस्तों, इस केस में एक दिलचस्प बात ये थी कि शुरुआत में ही रूमी ने सपने में एक औरत को नेहा की हत्या करते हुए देखा था। इसीलिए उसने बशीर अख्तर को कभी खूनी नहीं माना, क्योंकि उसका अंतर्ज्ञान कह रहा था कि नेहा का हत्यारा जरूर एक औरत होगी। अब जब केस सॉल्व हो गया तो इसका पूरा क्रेडिट एशा को दिया गया, जिससे आर्यन और ज्यादा नाराज हो गया। इसी बीच उसका रिमांड रिपोर्ट जमा करने का समय भी आ गया था।
इसके बाद वो रूमी को रास्ते से हटाने के लिए एक अजीब फोन कॉल का सहारा लेता है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में वो काले हुडी वाला आदमी आर्यन का ही भेजा हुआ था। वहीं रूमी की माँ की दोस्त विदेश से लौटकर उससे मिलना चाहती थी, लेकिन जब रूमी वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वो औरत पहले से ही मरी पड़ी थी। उसका बेटा बाहर गया हुआ था और जब वो वापस लौटा तो उसकी माँ उसे मरी हुई मिली थी। दरअसल आर्यन नहीं चाहता था कि रूमी उस औरत से कोई बात करे, क्योंकि वो उसे एक खतरनाक राज बताने वाली थी। इसके बाद आर्यन रूमी को मारने के लिए फिर से हुडी वाले आदमी को उसके घर भेजता है। जब रूमी घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका नया केयरटेकर श्रवण मरा पड़ा है। वो समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि घर में क्या हुआ है कि तभी वो गिर जाता है और पीछे से हुडी वाला हत्यारा उस पर हमला कर देता है। लेकिन जब वो अपना हुडी हटाता है तो उसकी शक्ल बिल्कुल रूमी की तरह होती है और यहाँ सबसे बड़े राज से पर्दा उठता है कि असल में ये हुडी वाला आदमी रूमी का ही जुड़वा भाई था। जब उसकी माँ ने बाहर शादी की थी तब उसने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया था, लेकिन तलाक के बाद वो सिर्फ रूमी को अपने साथ ले आई थी और उसका भाई पिता के पास ही रह गया था। उसका पिता धीरे धीरे शराबी और जुआरी बन गया और अपने बेटे को बुरी तरह से मारने लगा। इससे तंग आकर वो घर से भाग गया और चोरी डकैती करके पैसे कमाने लगा, जिसके कारण वो जेल चला गया। जेल में रहते हुए उसे अपनी माँ के प्रति घृणा होने लगी, जिसने उसे उसके पिता के पास छोड़ दिया था। जेल से बाहर आते ही उसने अपनी माँ से बदला लेने की योजना बनाई। आर्यन ने पहले जब रूमी के जुड़वा भाई को देखा तो वो हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने रूमी के परिवार को बर्बाद करने के लिए उसके जुड़वा भाई को उकसाया। इसी जुड़वा भाई ने रूमी की माँ को छत से धक्का देकर मार डाला। रूमी की माँ मरने से पहले भी उसे गले लगाकर बचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो उसे रूमी ही समझ रही थी। आखिरकार रूमी और उसका जुड़वा भाई आमने सामने आ जाते हैं और इन दोनों की लड़ाई के बाद आखिर में कौन बचता है, रूमी या उसका जुड़वा भाई, ये तो क्लियर नहीं होता है। लेकिन इसके बाद नीचे आकर एशा को जो गले लगाता है उसके चेहरे पर और आंखों के नीचे एक्सीडेंट का निशान था। तो क्या असली रूमी अभी जिंदा था या ये उसके जुड़वा भाई की कोई नई चाल थी? ये सभी राज अब इसके दूसरे सीजन में खुलेंगे। तो दोस्तों, अब सीजन 2 जब आएगा तब हम उसे एक्सप्लेन जरूर करेंगे। बाकी आपको ये सस्पेंस से भरी हुई सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।